प्रोटीन स्प्लाइसिंग क्या होती है? जैसे आपने स्लाइसिंग के बारे में सुना हुआ है, स्लाइसिंग का अर्थ होता है काटना होता है। ऐसे ही जब न्यूली सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन होती है, उसमें कुछ अननेसेसरी सेगमेंट्स आ जाते हैं। उन अननेसेसरी सेगमेंट्स को प्रिकर्सर प्रोटीन से बाहर निकालना ही कहलाता है प्रोटीन स्प्लाइसिंग। प्रोटीन स्प्लाइसिंग में जो अननेसेसरी प्रोटीन के सेगमेंट्स होते हैं, उन्हें हम इंटीन बोलते हैं। ऐसे नेसेसरी प्रोटीन के पार्ट को हम एक्सटीन कहते हैं, जबकि वो पार्ट जो कि अननेसेसरी है उसे हम इंटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में हम उस प्रोटीन के अननेसेसरी सेगमेंट को प्रोटीन की फोल्डिंग होने से पहले ही रिमूव कर लेते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है और ये क्या काम आता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोटीन स्प्लाइसिंग शुरू कब होती है। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। आपने पढ़ा हुआ है कि जब एमआरएनए का जो सेगमेंट होता है, देखिए यहाँ पर आप समझिए, ये एक एमआरएनए मॉलिक्यूल है, ये एक एमआरएनए मॉलिक्यूल है। इस एमआरएनए पर क्या होता है, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का जो एक ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड से दिखाते हैं। जेनेटिक कोड्स आर द ट्रिपलेट्स, हमने ये पढ़ा हुआ है हमारी पुरानी वीडियो में। और जो सीक्वेंस इस एमआरएनए में होती है, जैसी सीक्वेंस इस एमआरएनए में होती है, उसी जेनेटिक कोड के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही जो प्रोटीन बनती है, न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें अमीनो एसिड का एक क्रम हो जाता है। अब ये जो प्रोटीन बनती है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे प्रिकर्सर प्रोटीन। हम इसे प्रिकर्सर प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभी कैसे है, ये अभी फंक्शनल नहीं है, यह एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन है। ये क्या है? ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन है। नॉन फंक्शनल क्यों है? क्योंकि इसकी अभी पैकिंग नहीं हुई है, इसकी प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुई है। जो मैं बातें लिख रहा हूं उसी को आपको समझते हुए जाना है। जब कभी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता है, तो जब तक उसकी प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होती है, वो प्रोटीन अपना नेटिव कन्फर्मेशन नहीं ले लेती है, तब तक वह प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन नहीं हो पाती है। तो देखिए क्या हुआ कि ये पर जो प्रोटीन बनी है, हम मान लेते हैं ये एक प्रोटीन बनी जिसको मैंने नाम दिया है प्रोटीन का प्रिकर्सर है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। इसमें क्या होगा, इसका जो कुछ पार्ट होगा वो हमारे काम का है। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला जो सेगमेंट है ये हमारे काम का है। इसी प्रोटीन के अंदर हम मान लेते हैं कि नेटिव प्रोटीन बनाने के लिए ये वाला सेगमेंट भी हमारे काम का है। इस सेगमेंट्स को हम बोलते हैं एक्सटीन बोलते हैं। एक्सटीन यानी कि दोनों पार्ट में क्या हो गए हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे हम बोलते हैं एक्सटीन। और उसके बीच में ये जो पार्ट मैं लिख रहा हूं, इसका नाम है इंटीन बोलते हैं। इंटीन का मतलब अगर सरल लैंग्वेज में कहूं तो क्या कहूंगा, अननेसेसरी पार्ट, अननेसेसरी सेगमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, तो ट्रांसलेशन में जब किसी पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता है, तो उसके कुछ सेगमेंट्स हमारे लिए यूजफुल है फॉर मेकिंग ए फंक्शनल प्रोटीन, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं जो हमारे काम के नहीं है। अगर वो काम के सेगमेंट नहीं है, अगर वो पॉलीपेप्टाइड चेन में रह जाएंगे, तो प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो जाएगी और बहुत सारी डिजीज उत्पन्न हो जाती है। जैसे अल्जीमर पार्किंसन का नाम सुना हुआ है, वो प्रोटीन में मिसफोल्डिंग के कारण डिजीज उत्पन्न होती है। तो हमने बताया कि प्रोटीन की मिसफोल्डिंग ना हो, प्रॉपर फोल्डिंग हो, इसके लिए हमें क्या करना है कि जो नई नई जो प्रोटीन बनती है, जिसको हम बोलते हैं प्रिकर्सर प्रोटीन, उसमें से अननेसेसरी सेगमेंट यानी इंटीन को हम रिमूव कर दें। और रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर देखिए मैंने कहा यहां पर एक्सटीन के दो पार्ट है। एक वो पार्ट जो पॉलीपेप्टाइड चेन के एन टर्मिनस की ओर है, उसे हम बोलेंगे एन एक्सटीन कहते हैं। और दूसरा वो पार्ट जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के सी टर्मिनस की ओर है, उसे हम क्या बोलते हैं, सी एक्सटीन कहते हैं। तो हमारा काम क्या हुआ इस स्प्लाइसिंग के अंदर? स्प्लाइसिंग में हमारा ये काम हुआ कि ये जो इंटीन का पार्ट है, जहां मैं गोला बना रहा हूं, उस इंटीन के पार्ट को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन स्प्लाइसिंग बोलते हैं।
प्रोटीन की स्प्लाइसिंग है। यही बात तो मैंने यहाँ पे लिख के बताई है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। द प्रोटीन स्प्लाइसिंग इज एन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑफ ए प्रोटीन इन विच an internal protein segment that is unnecessary for the native conformation of the protein, and this intine part is removed by the process of splicing, and the rest of the part which is called as the extine are ligated, उनको हमें जोड़ दिया जाता है। ये वैसा ही है जैसे आपने आरएनए की स्प्लाइसिंग के बारे में सुना हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से ये स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम अननेसेसरी सेगमेंट्स को हटा देते हैं। अभी इसकी डिटेल को आपको समझते जाना है। अभी मैंने एक आउटलाइन आपको बता दी है, एक्सटीन क्या होता है, इंटीन क्या होता है, तो अभी आप इसको डिटेल में आप समझेंगे तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हिराटा एट अल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1990 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था प्रोटीन स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को। हिराटा एट अल ने रिसर्च की थी ईस्ट में। आप इस ईस्ट में एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है वैक्यूलर। उसका नाम क्या है? वैक्यूलर एटीपीएज। आप जानते हैं ये एक एंजाइम होता है, वैक्यूल्स में काम करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वैक्यूलर एटीपीएज एंजाइम। इस एंजाइम की क्या होगी? एक जीन होगी। आप जानते हैं कोई भी प्रोटीन बनती है उसके लिए क्या होती है? एक पर्टिकुलर जीन होती है। फिर आप जानते हैं कि उस जीन से क्या बनता है? एक एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, और फिर उस एमआरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन होती है। और जो कि एक प्रोटीन क्या है? ये एक एंजाइम्स होते हैं। तो तरीका तो ये कहता है कि ये जो जीन है जो इस प्रोटीन को कोड कर लेती है, इसमें से अननेसेसरी सेगमेंट है उसका क्या नहीं होना चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। मीन्स अननेसेसरी पार्ट ऑफ द जीन शुड नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड, but in the condition when all the genetical segments is transcribed into the mRNA, in that condition this mRNA consisted of some of the unnecessary genetic codes, and that unnecessary genetic codes translated during the process of translation। आप जानते हैं mRNA से प्रोटीन का सिंथेसिस ट्रांसलेशन होता है। यानी मैं अगर सरल सा कहूं ना आपको, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ जीन्स है, एक्स्ट्रा जीन्स है जो हमारे इस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरत नहीं थी, उस एक्स्ट्रा जीन से क्या हो गए? इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो एमआरएनए के अंदर क्या हो गए? एक्स्ट्रा कोडोन्स आ गए हैं, और उससे क्या होंगे? इस प्रोटीन में कुछ एक्स्ट्रा एमाइनो एसिड्स जुड़ चुके हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट सिंथेसाइज्ड, और हमें इस एक्स्ट्रा को क्या कर देना है? रिमूव कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन स्प्लाइसिंग। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अभी नेक्स्ट समझते हैं इंटीन क्या होता है। अभी मैंने आपको समझाया था इंटीन के बारे में, क्या मैंने बताया आपको? यहां पर देखें, जैसे ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस फिगर में आप देखेंगे ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, और इसी डीएनए से बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन द एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड into the nucleus. We all know that the DNA remains in the nucleus, that's why the transcription takes place into the nucleus। तो mRNA बन गया। अब इस mRNA से क्या बन गई है? यहाँ पर देखें आप इस नेक्स्ट फिगर के अंदर, इस mRNA से बन गया है एक प्रोटीन, और इस प्रोटीन में देखिए मैं जहां पर गोला बना रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है बीच का सेगमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीन बोलते हैं। ये एक एक्स्ट्रा सेगमेंट है, उस एक्स्ट्रा सेगमेंट को हटाना है, अदरवाइज जो प्रोटीन है इसकी प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होगी और डिजीज क्रिएट हो जाएगी। इसी को हमें हटाना है, और इसी प्रोसेस का नाम क्या रखा हमने? प्रोटीन स्प्लाइसिंग। अब यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूं कि इंटीन क्या चीज होती है। इंटीन एक अमाइनो एसिड्स के एक सीक्वेंस है जिसमें 100 to 400 अमाइनो एसिड जुड़े रहते हैं। ये जो पार्ट आपने बताया है इंटीन का, इस फिगर में आप देखेंगे ये जो मैंने पार्ट बनाया है इसका साइज कितना होगा? 100 से 400 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ करके ये एक इंटीन का हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट बना हुआ है। ओके, अब देखें यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर की बात करें कि इंटीन को नोमेनक्लेचर कैसे करें। केवल दो बातों को ध्यान रखना है। पहला कि वो इंटीन है, यानी कि वो जो प्रोटीन है जो कि उस इंटीन से बन रहा है, उसका सोर्स क्या है? कौन से बैक्टीरिया से आया या कौन से वायरस आया। तो नोमेनक्लेचर को आप पहले एक एग्जांपल से समझिए। मैं यहाँ पर लिखा हुआ देखिए एग्जांपल में, इंटीन, इंटीन का नेम किससे बना? जैसे कि एग्जांपल है टैक वीएमए, ये एक इंटीन है। टैक वीएमए एक इंटीन है।
इसके नाम में क्या हुआ, टैग कहां से आया है, थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम। थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये इसका क्या है, ये इसका है सोर्स है। इस सोर्स से इसको हमने लिया था, इसीलिए इस इंटीन के नाम के आगे हमने टैग लगा दिया है। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ वीएमए, वीएमए इज वैक्यूलर एटीपीएज सब यूनिट ए। ये एक प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है, जो कि एटीपीएज प्रोटीन है, वैक्यूलर एटीपीएज, और उसकी सब यूनिट ए है। ये इंटीन जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसके नाम के लिए हमने शॉर्ट में क्या कर दिया, वैक्यूलर का वी कर दिया है, और वैक्यूलर एटीपीएज सब यूनिट ए, इसलिए हम नाम रख दिया टैग वीएम। कई बार क्या होता है, व्हेन मोर देन वन इंटीन इज एनकोडेड इन द जीन देन इंटीन्स आर गिवन न्यूमेरिकल सफिक्स। अगर एक ही सोर्स से हमें बहुत सारे इंटीन मिल जाते हैं तो उनके नाम के पीछे 1 2 3 नंबर्स और लगा देते हैं। यहां पर देखिए आप, यहां लिखा हुआ MSM और DNAB1। यहां पर क्या हुआ, MSM क्या है, ये एक सोर्स का नाम है, और DNA क्या है, एक प्रोटीन का नाम है, यहाँ पे DNAB। और 1 नंबर क्या है, ये इसका सीरियल नंबर है, जिससे किसी सोर्स से जब एक से ज्यादा इंटीन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसी आइडेंटिफिकेशन की सीरियल के अकॉर्डिंग हम 1 2 3 4 नंबर दे देते हैं। तो इंटीन का हम ऐसे नॉमिनिक्लेचर कर सकते हैं। तो अभी हम समझना है कि इंटीन कितने टाइप के होते हैं। इंटीन के टाइप्स की बात देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा है, इंटीन द बेस्ड ऑन स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। 3 तरीके से मैंने बताया है इंटीन के टाइप्स। पहला है बेस्ड ऑन द स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, और इस आधार पे ये 2 होते हैं। पहला है सिस स्प्लाइसिंग इंटीन और दूसरा है ट्रांस स्प्लाइसिंग इंटीन। देखिए क्या होता है इंटीन में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। इंटीन की विशेषता क्या है, इसमें सेल्फ स्प्लाइसिंग की नेचर होती है। सेल्फ स्प्लाइसिंग, इसको किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा हुआ आरएनए में स्प्लाइसिंग होती है, व्हेनेवर वी रिमूव एन अननेसेसरी और द एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑफ polynucleotide into the mRNA, the process is catalyzed by the specific enzymes called the spliceome। लेकिन प्रोटीन की जब स्प्लाइसिंग होती है तो किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती है, ये सेल्फ स्प्लाइसिंग की नेचर है। अगर इंटीन में ऐसा हो कि ऐसा इंटीन है कि दे स्प्लाइस देमसेल्फ विदाउट आउटसाइड हेल्प, अगर किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं हो, अपने आप अपनी स्प्लाइसिंग कर सकते हैं, तो ऐसे इंटीन को हम क्या बोलते हैं, सिस स्प्लाइसिंग इंटीन बोलते हैं। और यदि दे नीड आउटसाइड हेल्प फॉर द स्प्लाइसिंग, तब हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांस स्प्लाइसिंग इंटीन बोलते हैं। सेकेंड टाइप देखिए, द बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डोमेन, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंडोन्यूक्लियस डोमेन्स। एंडोन्यूक्लियस आप जानते हैं एंजाइम्स होता है जो किसी डीएनए मॉलिक्यूल को, डीएनए या आरएनए को उसके इंटरमीडिएट जोन से काटता है, उसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्रोटीन का जो डोमेन है एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन है, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे 2 नाम रखे गए हैं, मैक्सी इंटीन और द मिनी इंटीन। एंडोन्यूक्लियस डोमेन अगर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे मैक्सी इंटीन, और अगर एंडोन्यूक्लियस डोमेन एब्सेंट है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मिनी इंटीन बोलते हैं। एंड द थर्ड टाइप्स ऑफ द इंटीन, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एमिनो एसिड प्रेजेंस, कि इंटीन के आसपास में, जैसे मान लेते हैं, देखिए मैं यहां बताता हूं थर्ड में, ये मान लेते हैं एक इंटीन है, यानी कि एक प्रोटीन का सेगमेंट है। इस इंटीन के 2 किनारे हो गए, एक हो गया एन एंड है और दूसरा कौन सा है, ये वाला है सी एंड है। तो यहां पे इंटीन के पास में कौन सा अमीनो एसिड है, कि सिस्टीन है या सेरिन है। अगर किसी इंटीन के एक और पे क्या हो, जैसे मैं यहां पर फिगर में बना रहा हूं, यहां पर क्या हो, सिस्टीन अमीनो एसिड हो, या सिस्टीन नहीं हो तो क्या हो, सेरिन अमीनो एसिड हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऐसे इंटीन को हम कहते हैं क्लास फर्स्ट इंटीन बोलते हैं। ये है क्लास फर्स्ट इंटीन बोलते हैं। इंटीन से जस्ट पहले आ रहा है सिस्टीन या सेरिन आ रहा है। और अगर आपके सामने कोई इंटीन है, ये बना हुआ इंटीन हो गया, यहां पर हमने कहा एन टर्मिनस है, दूसरी तरफ है सी टर्मिनस है, और अगर इसके आगे की ओर सेरिन और सिस्टीन नहीं है, यहां पर क्या है, एलानिन है,
इससे जस्ट पहले एलानिन अमीनो एसिड्स है, द एलानिन एज द फर्स्ट रेजिड्यू। और अगर विदाउट WCT भी मोटिफ के हैं तब उसे हम बोलेंगे क्लास सेकंड इंटीन बोलते हैं। और यदि इंटीन से जस्ट पहले एलानिन तो है लेकिन इसके अंदर WCT मोटिव भी प्रेजेंट है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, क्लास 3 बोलते हैं। तो यहीं पर हमने लिखा है द क्लास 1, the cysteine or the serine are the first residues, and if the alanine as the first residues without WCT motif present, in that condition इंटीन is called as the class second। तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं इंटीन के। तो अभी हमने समझ लिया इंटीन क्या होता है, इंटीन की इंपॉर्टेंस को आपने समझ लिया है, इंटीन्स के टाइप्स के बारे में समझ लिया और साइज के बारे में और नोमेनक्लेचर के बारे में। तो अभी हम समझेंगे आगे मैकेनिज्म के बारे में कि ये प्रोटीन की स्प्लाइसिंग कैसे होती है। यहाँ पर जो फिगर बना रखा है उसको आप समझिएगा। पहले मैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको मैं पहले सिंप्लीफाइड कर लेता हूं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो फिगर बना रखा है ये आपको उलझा उलझा सा लग रहा है, मैं पहले इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। इसको कंपेयर कीजिएगा जैसे नीचे फिगर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में क्या है, यहाँ पे है N और H है, उसके बाद है यहाँ पर क्या है, ये है सिस्टीन है। सिस्टीन के बाद में सिस्टीन पे साइड चेन आप जानते हैं कौन सी होती है, CH2SH साइड चेन होती है। फिर अगेन नेक्स्ट क्या आ गया है, फिर नेक्स्ट आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और उसके बाद में ये एक पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये है इंटीन का पार्ट है। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा वैसा नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। उसके बाद में क्या है, देखिए NH है, ओके। उसके बाद में देखिए इस फिगर में कहाँ पे, आपको आगे पीछे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो फिगर बना रखा है ये फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऊपर भी सेम चीज बना रखी है, आप कंपेयर करके देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा देखो मैंने C डबल बॉन्ड O, तो सिमिलरली यहाँ पर भी इसमें क्या है, नीचे के स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद NH हो गया, ये इंटीन आ गया। इंटीन के बाद में क्या है, देखो NH, तो मैंने ऊपर क्या लिखा है, NH लिखा है। इसके पैरेलल ही मैं ऊपर बना रहा हूँ, तो आप इसको कंपेयर करते हुए देखें। और NH के बाद में क्या है, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, ओके। और फिर है यहाँ पे है NH। यहाँ पर नीचे आ जाए तो एक है CH2। आपको स्ट्रक्चर पहले मैं समझा देता हूँ कि इस जो फॉर्मूला लिखा हो कैसे है। फिर यहाँ पर आ जाए तो एक है यहाँ पर सिस्टीन रेजिड्यूज है। सिस्टीन के ऊपर आप फिर जानते हैं क्या होता है, साइड चेन में CH2 होता है और SH होते हैं सिस्टीन में। और उसके आगे अगेन क्या है, C डबल बॉन्ड O है और ये ऐसे आगे की तरफ चेन चल रही है। यहाँ पर ये पूरा पार्ट हमने बना दिया है जो नीचे फिगर में दिखाई दे रहा है। मैंने इसको थोड़ा सिंपल कर दिया ताकि आपको समझने में परेशानी न रहे। आप जो मैंने ये येलो लिखा है एक चेन को बनाया है, इसका कंपैरिजन करके देखें इसके साथ में पहले, उसके बाद में आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। मैं दोनों तरफ से आपको समझाता हुआ चलूंगा ये, ताकि आप क्लियर कर सकें। अब देखो इस पूरे पार्ट के अंदर क्या हुआ, ये जो मैंने ऊपर बनाया है, ऊपर वाली स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सटीन बोलते हैं। ये हमारे प्रोटीन के काम का पार्ट है, एक्सटीन है। ये वाला पार्ट क्या है, एक्सटीन। और उसी तरीके से अगर हम इसके साइड में देखते हैं, ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ का साइड का, ये भी क्या होता है, एक्सटीन है, ये भी एक्सटीन है। और इसके बीच में जितना भी पार्ट बना हुआ है ये वाला, ये कौन सा है, इंटीन का पार्ट है जिसको हमें रिमूव करना है। अब क्या होगा उसको आप देखिए, जैसे जैसे बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे तो समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। देखो सबसे पहला काम क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जो S है, यहाँ पर देखिए CH2SH का S, ये कहां पर अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है इस बॉन्ड पे, इस बॉन्ड पे अटैक करेगा। मैं एक नंबर डाल देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। ये जो सल्फर होता है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है पेप्टाइड बॉन्ड पे, क्योंकि आप जानते हैं ये CONH कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, यहां अटैक करेगा। जब S यहां पर अटैक करेगा और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो S के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो चला गया NH के पास। दोबारा देखिए, आप नीचे के फिगर में भी आपको समझा देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है ना।
बार बार चाहे देख लो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है। हमने कहा इस फिगर में देखें, ये X लिखा हुआ है, X का मतलब क्या है, ये सल्फर है, S है। इसने अटैक किया पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर, और उसके साथ में जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो कहाँ अटैक कर रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, इस NH के पास। तो क्या हुआ, ये NH और ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया, NH2 बन गया है। ये देखो नीचे के स्ट्रक्चर में ये NH2 बन गया। ओके, यहां पर मैंने बताया आपको। अब आप यहां पर देखें, दोबारा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। यहां पर इस लाइन को मैं हटा देता हूं एक बार के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बार बार चीजों को रिलैक्स में समझोगे तो समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर इस सल्फर ने अटैक किया कहां पे, पेप्टाइड बॉन्ड पे। यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड पे, तो यहां कौन जुड़ गया है, ये डायरेक्ट कौन जुड़ गया है, ये CO जो NH था, ये तो बन गया NH2 होकर के सेपरेट हो गया है। और ये वाला बॉन्ड कहां चला गया है, इस जगह पे सीधा सल्फर के साथ जुड़ गया है। कैसे, मैं अभी आपको देखो यहां पर दोबारा एक बार लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर देखें आप, मैंने ये बताया है कि C डबल बॉन्ड O पेप्टाइड बॉन्ड है। देखो यहां पर लिख दिया मैंने N और H, ये आ गया पेप्टाइड बॉन्ड, आप जानते हैं। और उसके बाद में मैंने कहा यहां पर है सिस्टीन, ये सिस्टीन है। सिस्टीन पे क्या होता है, साइड चेन होती है CH2 और SH, ये मैंने ऐसा बनाया है। और उसके आगे फिर क्या है, इसके आगे फिर है C डबल बॉन्ड O, और यहां पर है इंटीन का पार्ट, ये देखो मैंने इतना सा बना दिया अभी, इंटीन। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि ये जो सल्फर है वो अटैक करा इस पेप्टाइड बॉन्ड से, सल्फर ने अटैक किया कहां, पेप्टाइड बॉन्ड से। और ये हाइड्रोजन ने कहा अटैक किया, इस हाइड्रोजन पे, मतलब नाइट्रोजन पे। तो क्या हो गया, देखो यहां पे इस नाइट्रोजन के पास में चला गया हाइड्रोजन। तो मैं यहां पर दोबारा लिख रहा हूं, ये नाइट्रोजन जो NH था, अब वो क्या बन गया है, NH2 बन गया। ये हाइड्रोजन चला गया, NH2 बन गया। ऊपर देखो आप, ये C डबल बॉन्ड O, दोबारा देखो यहां पर C डबल बॉन्ड O, ये पेप्टाइड बॉन्ड टूट गया। तो ये बॉन्ड टूटा, कार्बोनिल ग्रुप सेपरेट हो गया। ये कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ गया, सल्फर के साथ में, ये जुड़ गया यहाँ पे, ये जुड़ गया देखिए सल्फर के साथ में। यहाँ पर हो गया सिस्टीन हो गया, ये बन गया यहाँ पर स्ट्रक्चर। इसी से तो इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक को समझना है। हमने कहा कि ये जो सल्फर होता है सिस्टीन रेजिड्यूज का, वो पेप्टाइड बॉन्ड पे अटैक करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा। और उससे नतीजा क्या होगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये पूरा कार्बोनिल ग्रुप ये सल्फर से डायरेक्टली अटैच्ड हो जाएगा। ये बात मैंने आपको इससे नीचे समझाई है। ये देखो कार्बोनिल ग्रुप कहां जुड़ गए, डायरेक्ट सल्फर के साथ में जुड़ गया। ये वाला स्ट्रक्चर है आपका। पहले स्टेप के अंदर क्या काम हुआ है, ये आपने अभी समझ लिया है। यानी कि इस वाले में ये पहला जो स्टेप है प्रोटीन स्प्लाइसिंग का, उसमें क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा उसको समझते हैं पहले यहाँ पे, फिर मैं अगले डायग्राम में ले जाएंगे, अगले फिगर में। देखो अब ये वाला जो सल्फर है, क्योंकि ये भी सिस्टीन है, सिस्टीन की साइड चेन आप जानते हैं क्या होती है, एल्किल ग्रुप के स्थान पर होता है थायोल होता है, SH होता है। तो यहाँ पर जो मैंने X लिखा है ना, इस X का मतलब क्या है, मैं सल्फर की बात कर रहा हूं। सल्फर, सिस्टीन का सल्फर है, वो अटैक करेगा कहां पे, इसके जगह पे। कौन सा, कार्बोनिल ऑक्सीजन और इस सल्फर के बीच में अटैक करेगा, यहां पे ये अटैक कर जाएगा। तो क्या होगा अभी मैं आपको आगे बताता हूं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं जगह। इस वाला ये जो सिस्टीन है वो कहां अटैक करेगा, इस बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो क्या होगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो रिलीज होके कहां चला जाएगा, इसके पास, इस सल्फर के पास। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी उसी को मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर हमने कहा ये वाला सिस्टीन है, सिस्टीन के ऊपर मैंने कहा सल्फर था, इसने ले लिया हाइड्रोजन। ओके, देखिए मैं कहां की बात कर रहा हूं, इस जगह की बात कर रहा हूं। अभी फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस पोजीशन को देखें, ये सिस्टीन है, इसके साथ सल्फर है और ये वाला हाइड्रोजन आ गया है। इसके आगे के मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं और आप इसके साथ साथ में देखते हुए चलें। सिस्टीन के नीचे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हो गया कार्बन, यहाँ पर क्या है, ये हो गया NH2 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद में किसकी स्ट्रक्चर आ गई है, इंटीन की। आप पैरेलल में देखते हुए चलें। फिर यहाँ पर क्या है, NH है, ठीक है। उसके बाद में NH के साथ में क्या हो गया, यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O।
आप लेफ्ट में बराबर देखते रहे, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया CH2, CH2 के बाद नीचे क्या है, C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया एमाइन ग्रुप अपना NH2 हो गया, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, NH, और फिर यहाँ पर क्या है, ये वाला भी सिस्टीन है, ये वाला भी क्या है, सिस्टीन है, जो मैंने इधर फिगर में क्या बना रखा है, रेड कलर का, यहां तक मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसके ऊपर देखो, यहाँ पर क्या है, ये सल्फर है, मैंने कहा सल्फर ने अटैक किया इसके साथ में, इस एक्सटीन के साथ में, और इसको अपने साथ में जोड़ लेगा। वो मैं आपको यहाँ पे जोड़ के बता देता हूँ कि कैसे। यहाँ पर आ गया NH, ये सिस्टीन के ऊपर क्या होता है, CH2 है, और CH2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर, और यहाँ पे जुड़ गया पीछे वाला जो अपना एक्सटीन का पार्ट है, CH2 और NH, ये वाला पार्ट है, इस सिस्टीन के साथ में जुड़ गया, इस सिस्टीन के अटैक की वजह से यहाँ जुड़ गया है। तो अभी देखेंगे हम नेक्स्ट फिगर के अंदर, आप इस स्ट्रक्चर को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद में नेक्स्ट में ये आ जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यही पर मैंने फिगर बनाया, इसको मैं यहाँ पर एक बार साइड के अंदर ड्रॉ कर देता हूँ, आप इसको आराम से देखिएगा। इस स्ट्रक्चर को मैं सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, तब आप समझ पाएंगे चीजों को बहुत धीरे धीरे। मैं इंटीन के बाद से यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या था, ये था इंटीन था, इंटीन के बाद में क्या है, यहाँ पर है NH, NH के बाद में आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पर हो गया C, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, ओके। उसके बाद में नीचे आ जाएं तो CH, CH2, फिर है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप देखें क्या बनाया मैंने, NH, ये वाला बनाया हुआ है। दूसरा एक और हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर NH2, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, N और H, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये है सिस्टीन, सिस्टीन के ऊपर हमने फिगर बनाया था कौन सा, CH2, ओके। और CH2 के बाद में, CH2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, सल्फर, सल्फर के बाद में था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अगेन आ जाएं तो ये हो गया CH2, और उसके साथ में जुड़ा हुआ है NH, और ये चैन ऐसे बनी हुई है, ओके। तो यहाँ पर देखें मैंने इस स्ट्रक्चर को जो आपको समझाया है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसको मैंने आपको अभी इधर साइड के अंदर ड्रॉ कर दिया है सिंप्लीफाइड मेथड में। अब आप इसमें देखें कि आगे क्या काम होने वाला है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इस NH2 का देखिए, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस वाले हाइड्रोजन की, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कहाँ जाएगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा NH2, ये हाइड्रोजन चला गया इस पॉइंट में चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH2 बन जाएगा, ये बन जाएगा NH2, और साथ में क्या हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पर बन गया NH2, इस फिगर में आप नीचे देख पाएंगे यहाँ पर बन गया ये, ओके। और तो यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो गया ना नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी होती है, एक दो हाइड्रोजन जुड़े हुए NH2 के इस पोजीशन पर देखें, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है, एक ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, तो एक हाइड्रोजन के निकलने पर ये वैलेंसी हो गई फ्री हो गई, ये वैलेंसी फ्री हो गई तो ये कहाँ जुड़ जाएगा, इस CO के साथ में जुड़ जाएगा, और साथ ही ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे क्लीव हो जाएगा इस जगह पे। मैं दोबारा बनाता हूँ ऊपर वाली स्ट्रक्चर को, देखिए ये तो क्या था, इंटीन था, इसी को मैं दोबारा देखिए यहाँ पर बना रहा हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप समझेंगे। ये था इंटीन, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आ गया NH, उसके बाद क्या है CH है, ओके ठीक है ना, इंटीन हो गया, NH CH हो गया, उसके आगे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में यहाँ पर देखें नीचे की तरफ मैंने क्या बनाया है, CH2, इधर क्या है C डबल बॉन्ड O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, इसके आगे क्या था, यहाँ पे यहाँ पर था NH2, ये वाला, ये जो साइड में ये वाला NH2 था जो बन गया, अब हाइड्रोजन को रिलीज करने से NH बन गया, N बन गया, ये हो गया N और H, और डायरेक्ट जुड़ गया इस कार्बोनिल के साथ में। रिमेनिंग पार्ट है जो ऊपर है, आप देखें मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, आप ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पे इसको मैं सेपरेट बना के कर रहा हूँ, आप जैसे जैसे मैं इसको बना रहा हूँ आप साथ साथ में फॉलो करते हैं, समझते रहे। NH, फिर आ गया CH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आ गया S, S के साथ क्या जुड़ा हुआ है CH2, CH2 के साथ में क्या हो गया, ये सिस्टीन है, और यहाँ पर क्या है N था और H था, इसके साथ क्या जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन गया NH2, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये दोनों थे एक्सटीन है,
ये दोनों क्या थे, एक्सटीन के पार्ट थे, ये जुड़ गए। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, ये इंटीन का पार्ट है वो तो बाहर निकल जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या था, इंटीन का पार्ट था, ये इंटीन का पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया है रेस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन से। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो जैसे जैसे मैंने एरो के साइन लगा रखे हैं, आप इसके साथ साथ समझते जाएंगे तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर यही मैंने मैकेनिज्म को जो अभी आपको समझा ये सब लिखा हुआ है, ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ लिखा नंबर 1 में NS और द NO एसाइल शिफ्ट, जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया ये सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको रीड नहीं करूंगा, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बोला वही बातें लिखी हुई है, ताकि नोट्स बनाने के लिए आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें जितना लिखा हुआ है आप उसी को केवल लर्न करेंगे। द प्रोसेस बिगिन विद ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द साइड चेन ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड सिस्टीन। यहाँ पर ये हमने बताया था सबसे पहले कि यहाँ पर सिस्टीन से क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। तो ये सारा प्रोसीजर लिखा है। अभी हम कुछ क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू स्टडी द प्रोटीन स्प्लाइसिंग इन विट्रो। प्रोटीन की स्प्लाइसिंग है उसकी हमें स्टडी करनी है तो हम कौन सी टेक्निक को काम में लेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ इंटीन एंड एक्सटीन इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट बना था उसकी हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एन इंटीन इज एनालोगस टू विच आरएनए फीचर। अरे ये जो इंटीन है किसके फीचर के एनालोगस है, यानी कि समान है, तो हम कहेंगे इंट्रॉन का, क्योंकि आरएनए स्प्लाइसिंग में जो पार्ट सेपरेट होता है उसको हम इंट्रॉन बोलते हैं, और प्रोटीन स्प्लाइसिंग में जो पार्ट है वो रिमूव होता है उसको इंटीन बोलते हैं। तो इंटीन इंट्रॉन का या कहते हैं इंट्रॉन इंटीन का क्या होता है, समजात होता है, एनालोगस होता है। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला देखिए, ये साइड में लिखा हुआ वही चीज है जो मैंने आपको आंसर अभी समझा दिया था, ये तो नोट्स के लिए आपको लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटीन। ऐसा कौन सा करेक्टर है जो इंटीन के लिए सही नहीं है। पहला लिखा दे आर टिपिकली 100 to 400 अमीनो एसिड लॉन्ग, ये बात तो सही है, हमने समझा है आपको। उसके बाद में दे कैरी होमिंग एंडोन्यूक्लियस डोमेन, ये बात सही है। दे आर ऑलवेज कैटालिटिकली इनएक्टिव, है ना, कैटालिटिकली इनएक्टिव है, ये बात है वो इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसको कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच कंजर्व्ड रेजिड्यू इज यूजुअली प्रेजेंट एट द +1 पोजीशन ऑफ द एक्सटीन। एक्सटीन की +1 पोजीशन पे कौन सा होता है, सिस्टीन। ये मैंने आपको बता ही दिया था, +1 पोजीशन सिस्टीन होता है, सिस्टीन ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। दीज आर द की फीचर्स, कौन कौन से हैं। पहला देखिए इंपॉर्टेंट फीचर, वैसे मैंने समझा दिया, ऑटो कैटालाइटिक नेचर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड that intin there is no need to any kind of the enzymes or the cofactor for the splicing of the intin. Intin itself is able to cleave from the rest of the protein molecules. That's why it is called as the autocatalytic nature. And the next point is the conserved residues. Which kind of the amino acid residues are essential for the protein splicing? That is the cysteine, serine, threonine and the asparagine. Most of the protein splicing process and the needs the cysteine or class first a type of the intin. थर्ड है इंटीन वेरी इज इन साइज है, ये इसका की फीचर होता है 100 से 400 अमीनो एसिड साइज के होते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अक्रॉस द बैक्टीरिया आर्की एंड द यूबैक्टीरिया। सो वी कांट से दैट द इंटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑन द ओनली द प्रोकैरियोट्स और द यूकैरियोट्स, बट इंटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ द डोमेन्स। एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोटीन स्प्लाइसिंग। ये देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तब प्रोटीन इंजीनियरिंग का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जब आपको प्रोटीन का प्योरिफिकेशन करना है तो इंटीन्स आर यूज्ड एज द टैग्स टू फैसिलिटेट द प्योरिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से किसी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मींस आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड क्या है, प्रोटीन है, उसका प्योरिफिकेशन करना होता है, तो ये हमारे लिए इंटीन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कंडीशनल या कंट्रोल्ड कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन। कंट्रोल्ड एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन मींस क्या हुआ, जितनी भी प्रोटीन बनती है यानी कि जितनी भी प्रीकर्सर प्रोटीन होती है, प्रीकर्सर प्रोटीन है, व्हाट इज द प्रीकर्सर प्रोटीन, दैट्स मीन द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इज कॉल्ड द प्रीकर्सर प्रोटीन व्हिच हैज सम एक्स्ट्रा अननेसेसरी सेगमेंट्स, and in the presence of some extra unnecessary segments
that is called as the intine, such kind of the protein remains in the inactivated form because of lacking the native conformation. तो नया जो प्रोटीन बनता है उसमें इंटीन होते हैं, इसलिए उसमें नेटिव कन्फर्मेशन नहीं आता है, इसलिए वो एक्टिव नहीं होती है। और एक्टिव कब होगी प्रोटीन? वो स्प्लाइसिंग के बाद होगी। तो हम ये कह सकते हैं किसी प्रोटीन को कंट्रोल्ड एक्टिवेशन कैसे करें कि उसकी स्प्लाइसिंग को रोक दें। किसी प्रोटीन का अगर हम स्प्लाइसिंग को रोक देंगे तो वो एक्टिवेटेड नहीं होगी। उससे फायदा क्या होगा? डिफरेंशियल एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन हो पाएगा। बात समझ गए? चलिए, सिंथेटिक बायोलॉजी। द प्रोटीन स्प्लाइसिंग allows the modular assembly of the protein, enabling synthetic circuits and the designer proteins by the combining एक्सटीन from the different sources। डिफरेंट सोर्स से जो एक्सटीन मिलती है उनको हम आपस में कंबाइन करके सिंथेटिक प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर सकते हैं, इसलिए नाम क्या रखा है? सिंथेटिक बायोलॉजी। एंड द ड्रग डेवलपमेंट, द इंटीन इनहिबिटर्स, इंटीन है वो इनहिबिटर का भी काम करते हैं। इंटीन इनहिबिटर्स आर स्टडीड एज पोटेंशियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटीन क्या काम करते हैं? इनहिबिटर का काम करते हैं। तो इनहिबिशन ऑफ द इंटीन स्प्लाइसिंग हम क्या करें? जैसे हमने मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये एक माइक्रोब्स है। ओके, हमने माना ये एक माइक्रोब्स है। इस माइक्रोब्स में क्या होता है? ये माइक्रोब्स अपने जेनेटिक मटेरियल से एक क्या बना लेती है? टॉक्सिक प्रोटीन बनाती है। हम मान लेते हैं क्या बना रही है? टॉक्सिक प्रोटीन। ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। टॉक्सिक प्रोटीन क्या है? हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन ये टॉक्सिक कब बनेगी? आफ्टर द स्प्लाइसिंग प्रोसेस। अगर इस प्रोटीन का स्प्लाइसिंग होगा तभी वो एक्टिव होगी और टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट करेगी। हमने क्या किया? हमने कुछ ऐसे इनहिबिटर्स डाल दिए, इनहिबिटर्स that type of the inhibitors which block the splicing process। जो उस माइक्रोब्स में जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन बनी है उसकी स्प्लाइसिंग को रोक देते हैं, स्प्लाइसिंग को ब्लॉक कर देते हैं। तो वो टॉक्सिक जो प्रोटीन है वो टॉक्सिक नहीं बन पाएगी क्योंकि इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। तो ड्रग डेवलपमेंट होता है वो ऐसा हम कर सकते हैं। ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं प्रोटीन स्प्लाइसिंग। एंड व्हाट अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द आरएनए स्प्लाइसिंग और द प्रोटीन स्प्लाइसिंग? जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम करते हैं किसकी स्प्लाइसिंग? आरएनए की स्प्लाइसिंग। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए टेबल में फर्स्ट लिखा मॉलिक्यूल। The precursor of the RNA is called as the pre-mRNA, pre-mRNA, because pre-mRNA has some of the unnecessary segment which is called as the intron. Or similarly, the protein, newly synthesized protein is called as the precursor protein. ये आप टेबल में देख पा रहे हैं। And second important point in the table is the catalyst. Which kind of the catalyst is needed in the splicing process? As written in this table, the intine, the catalyzes their own oxygen during the protein splicing. None of the enzymes participate because intine itself able to catalyze their splicing mechanism. But during the RNA splicing, spliceosome complex or cell splicing introns are the needed. And what is the outcome after the splicing process? By the RNA splicing, the mature mRNA we get the mature mRNA which ultimately enter into the translation process for the synthesis of the protein. And after the protein splicing हमें क्या मिलता है? एक mature functional protein. And what is the mean of the mature functional protein? A protein, and after the splicing process, after the removal of unnecessary segment, that is called the intine, this protein, mature proteins acquire a native conformation and the folding, जिससे क्या होगा? वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी और फंक्शनल हो जाएगी। कोफैक्टर की बात करें, एटीपी एंड एसएनआरएनपीज functions as the cofactor during the process of RNA splicing, but while in the protein splicing, none of the ATPase like the cofactors are needed. And what about the conclusion of this whole topic? The protein splicing is a fascinating example of the nature biochemical precision, where the intine execute their own excision. Intine execute their own excision because intines are able to we can say the cut itself from the rest of the polypeptide chain, and the ligation of the extine
मीन्स इंटीन ऑल्सो कैटलाइज द लाइगेशन ऑफ द एक्सटीन, जो रेस्ट ऑफ द प्रोटीन के जो पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने का काम भी इंटीन ही करते हैं और खुद ही एंजाइम्स का काम करते हैं, जिसको हम प्रोटीन इंजीनियरिंग में काम में ले सकते हैं, प्योरिफिकेशन में और सिंथेटिक कंपोनेंट बनाने के लिए और ड्रग डिस्कवरी के अंदर भी ये काम आता है। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की हमने बात की, रेगुलेशन ऑफ द प्रोटीन फंक्शन, कौन सी प्रोटीन को एक्टिवेटेड करना है और कौन सी प्रोटीन को एक्टिवेटेड नहीं करना है, उसी को तो हम क्या बोलेंगे, रेगुलेट करना। प्रोटीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करना है तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं अपने यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे हमने कहा ये प्रिकर्सर प्रोटीन है, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है, उसको हम बोल रहे हैं प्रिकर्सर प्रोटीन। और ये प्रिकर्सर प्रोटीन कैसी होती है, इनएक्टिव है, और इसको एक्टिव करने के बाद में ये क्या बन जाएगी, फंक्शनल प्रोटीन बन जाएगी। ये बन जाएगी फंक्शनल प्रोटीन, जो क्या है, जो एक एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम करेगा कैटलिस्ट का कार्य करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा इन द बायोकेमिकल रिएक्शन। अब देखें रेगुलेशन कैसे होगा, जब प्रिकर्सर प्रोटीन से फंक्शनल प्रोटीन बनती है, किस प्रोसेस से बनती है, हमने कहा स्प्लाइसिंग से बनती है। अगर हम इस स्प्लाइसिंग को अगर ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगी, तो एंजाइम है वो नहीं बन पाएगा, एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, तो बायोकेमिकल रिएक्शन भी क्या होगी, रुक जाएगी। तो बॉडी की बायोकेमिकल जो फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम भी हम स्प्लाइसिंग को कंट्रोल करके कर सकते हैं, प्रोटीन स्प्लाइसिंग से। एंड इवोल्यूशनरी रोल, व्हाट इज द इवोल्यूशनरी रोल, द इंटेन आर द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जंप कर लेते हैं। एनालॉगस टू द इंट्रॉन इन द डीएनए एंड आर थॉट टू स्प्रेड अक्रॉस द स्पीसीज बाय द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, क्योंकि इंटीन होता है इसका हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है उससे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल जेनेटिक मटेरियल भी कैसा, मोबाइल जेनेटिकल नहीं कह सकते हम कहते हैं मोबाइल मटेरियल होता है जो हमारे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को शो करता है।